नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने रणनीति तैयार कर ली है। इसमें 2 बातें अहम हैं। पहली ये कि 5 राज्यों में चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यानी किसी भी नेता को सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि स्थानीय मुद्दों पर पूरा चुनाव फोकस रहेगा। बीजेपी का कहना है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश और मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, इसलिए वहां सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट करने की आवश्यकता नहीं। 5 राज्यों में बीजेपी की चुनावी रणनीति पुख्ता है। सभी राज्यों में किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा और किन योजनाओं को जनता के बीच लेकर जाया जाएगा, इस पर बीजेपी ने अपनी आंतरिक रूपरेखा तैयार कर ली है। अब देखना ये होगा कि क्या 5 राज्यों में सीएम फेस को न तय किया जाना और लोकल मुद्दों पर फोकस करना बीजेपी की चुनावी नैया को पार लगा पाएगा या नहीं। ऐसे में राजस्थान में पशोपेश है कि आखिर क्या वहाँ स्थानीय मुद्दे चुनाव में हावी रह सकते हैं या नहीं। और दरअसल राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में वसुंधरा राजे बड़ा चेहरा बीजेपी का और जनाधार वाला चेहरा, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से बीजेपी में आए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये पहला चुनाव है और अगर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते हैं तो आंतरिक रूप से कहीं नुकसान होने की संभावना से बीजेपी बचना चाहती है। और तेलंगाना में बड़ा जनाधार ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट किया जा सके, क्योंकि वहां पर अभी सत्ता बीजेपी से बहुत दूर है। तो कशमकश ये कि अब अगर एक राज्य में चुनावी चेहरा घोषित करते हैं तो फिर इसका मतलब सभी राज्यों में चुनावी चेहरा घोषित करना होगा। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात ये कि चुनावी चेहरा घोषित करने के पीछे कई बड़ी समस्याएं, अगर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते हैं तो फिर कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाराज होने का खतरा। हालांकि नरोत्तम मिश्रा लगातार उनके साथ हैं, लेकिन सियासत कहीं कभी कैसे भी करवट पलट सकती है। और दूसरी तरफ राजस्थान में वसुंधरा राजे को दरकिनार करके चुनाव कैसे लड़ा जाए। हालांकि अजमेर की रैली में, अभी जो प्रधानमंत्री की रैली थी, उसमें लगातार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के चेहरे को दिखाया गया पोस्टर में। और तेलंगाना में कोई ऐसा बड़ा चेहरा भी बीजेपी के पास नहीं कि बीजेपी मुख्यमंत्री बनाने का वहां दावा कर सके। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी शाही बीजेपी से, प्रबल सक्सेना राजनीतिक विश्लेषक, जयकरण वर्मा कांग्रेस से। अश्विनी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझको? अश्विनी जी, देखिए, कई बार ऐसा हुआ कि चुनाव से पहले 5 साल का विकास धराशायी हो गया, 5 साल का एजेंडा धराशायी हो गया। आपको भी लंबा खांटी राजनीतिक अनुभव है, सियासी अनुभव है, और उसी आधार पर मेरा ये सवाल है कि हालिया मुद्दों पर चुनाव तितर बितर हो जाता है। और आपको तो अच्छी तरह ध्यान होगा कि कई बार आलू प्याज के चक्कर में सरकारें चली गई। तो क्या लगता है कि हालिया मुद्दे और जो विकास के मुद्दे और स्थानीय मुद्दे और मुख्यमंत्री मान लीजिए राजस्थान में वसुंधरा राजे जनाधार का बड़ा चेहरा है,
तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित न करके स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ना ठीक रहेगा? त्रिशूल जी, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी अपने हर चुनाव में अपना एक स्ट्रेटजी बनाती है और हर दल बनाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है उसमें। क्योंकि लोकतंत्र में जनता का मन है, कहीं पर वो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देती है, कहीं थोड़ी सी नाराजगी दिखाती है। तो इसमें हमको चेहरा और वो न देख के हमको पूरे देश के मुद्दे, वहां उन राज्यों के मुद्दे, ये सब लेकर हम लोग वहां जनता के बीच में जाते हैं। हमने देश भारतवर्ष में क्या क्या लोक कल्याण की योजनाएं चलाई, प्रदेश में जहां हमारी सरकारें हैं हमने वहां पर क्या क्या योजनाएं चलाई, इन सब योजनाओं को लेकर हम जाते हैं। अब तय जनता को करना होता है कि हमें आशीर्वाद देगी या नहीं देगी। कई राज्यों में हमको दोबारा चुना है। उत्तर प्रदेश में देखिए, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 17 का चुनाव जीती। 22 भी हमको जनता ने आशीर्वाद दिया। आप उत्तराखंड देख लीजिए, वहां भी आशीर्वाद मिला। शिवराज सिंह चौहान जी को लगातार आशीर्वाद मिलता रहा। 18 महीने बीच में सरकार बदल गई थी, वो दंश जो है अभी भी वहां की जनता नहीं भूली है। कि कितने दिन पहले जो बच्चे जवान हो गए थे 15 साल सरकार रहते हुए मामा जी के, वो बच्चों ने वो देखा नहीं था कांग्रेस, तो भूल गए थे वो कांग्रेस को। मगर 18 महीने की जो कमलनाथ की सरकार आई, उसमें सारी यादें ताजा हो गई। और आज भी मध्य प्रदेश की जनता कह रही है कि मुख्यमंत्री हो तो शिवराज सिंह चौहान जैसा, क्योंकि कांग्रेस का 18 महीने का दंश हम लोगों ने झेला। तो सारे मुद्दों को लेकर हम लोग जाएंगे और जनता फिर से हमको सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के तहत आशीर्वाद देगी। जयकरण जी, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा आपके लिए भी चिंता का विषय है कि मुख्यमंत्री कौन रखा जाए, कौन नहीं रखा जाए, और चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाए? चंद्रशेखर जी, देखिए, जिस प्रकार से आपके माध्यम से बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ने का काम करेगी, लोकल जनता, जो जनता की मांग होगी उस पर वो खड़े उतरने का काम करेंगे, उनके विश्वास को जीत करके ही ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि कहाँ, जब पूरे देश में अगर जो किसी सरपंच और नगर निकाय का चुनाव होता था तो मोदी का चेहरा होता था, क्या आज जनता मोदी के नाम से इतनी नफरत करने लगी कि भारतीय जनता पार्टी को आभास हो गया? अभी तक तो ये कहने का काम करते थे कि सिर्फ अगर जो एक प्रधान भी जीतता है तो मोदी के नाते जीतता है, आज इतिहास करने लगे। क्या लोकल मुद्दों में त्रिशूल जी, क्या लोकल मुद्दों में त्रिशूल जी ये जनता के बीच जा करके 15 लाख देने की बात करेंगे? क्या जनता के बीच जा करके पक्का मकान देने का जिन्होंने वादा किया था उस पर ये कैसे फेस कर पाएंगे? 2 करोड़ नौकरियां जो उन्होंने देने का जनता से वादा किया था, जनता के किस मुद्दे पर ये बात करना चाहते? देखिए त्रिशूल जी, कि जनता इनके झूठ फरेब को जान चुकी है। अब ये जनता के पास जा रहे, 9 साल बीतने के बाद, प्रदेशों में सरकार चलाने के बाद अब इनको जनता की याद आई। अरे भगवान भरोसे अभी तक आपका प्रदेश चलता रहा, देश चलता रहा, आज आपको जनता की याद आ रही है। तो जनता भी आपके उस झूठे वादों को, आप जब क्षेत्र में जाने का काम करेंगे तो उस झूठे यादों को आपको सुनाने का काम करेगी और सवाल करने का काम करेगी कि उन वादे कहाँ चले गए जो हमारे लिए आपने बनाने का काम किया था। तब ये भाजपा के नेताओं को, प्रवक्ताओं को और माननीय मोदी जी को अपने किए गए झूठ को देख करके इनको शर्मिंदा होने से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि झूठ का घड़ा फूट चुका है। अब झूठ ज्यादा ये जो आपने जवाब दिया है जयकरण जी, ये मैं दूसरे चरण में पूछने वाला था। मैंने पहले चरण में ये पूछा कि जैसे बीजेपी ने अपनी आंतरिक रणनीति तैयार की है, आपकी क्या आंतरिक रणनीति है? चुनाव आप सबसे पहले, चुनाव आप जब जीते, हमारी रणनीति आपके सामने, अभी आपने कर्नाटक में देखने का काम किया। हम जनता के हर मुद्दों पर खड़े उतर रहे हैं, हम जनता की लड़ाई जीत रहे हैं। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक असमंजस की स्थिति पैदा की है। रोजगार है नहीं नौजवानों के पास, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महिला आज न्याय के लिए जंतर मंतर पर भीख मांग रही है। इन्हीं मुद्दों के साथ तो कांग्रेस खड़ी है। यही तो जनता का मुद्दा है और कौन सा मुद्दा? हमारा मुद्दा अडानी अंबानी को अमीर बनाना नहीं है। हमारा मुद्दा देशों में जा करके देश को बदनाम करने का नहीं है। हमारा मुद्दा ये देश के संस्थानों को बेच
सरकार चलाने नहीं, हमारा मुद्दा है, कांग्रेस का मुद्दा है जनता की आवाज बनकर सड़कों पर खड़े रहना। ठीक है। प्रबल सक्सेना जी, क्या लगता है कि बीजेपी जो रणनीति बना रही है स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ने की 5 राज्यों में, आने वाले समय में फिर 24 में लोकसभा चुनाव है, आम चुनाव भी है, तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को दरकिनार कर देना या कहीं मुख्यमंत्री के चेहरे को घोषित ना करके एक जो आंतरिक विरोध है उसको दबा देना, क्या बीजेपी के लिए सफल रहेगा ये? निश्चित रूप से इतने लंबे समय में मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो यहाँ पर लगभग अगर अपन 15-18 महीने छोड़ दें कमलनाथ के, तो भारतीय जनता पार्टी ही काबिज रही है। तो इस नाते लगभग 17-18 साल से 18 साल लगभग 18 साल होते हैं, और इतने लंबे समय में एक एंटी इनकम्बेंसी होना स्वाभाविक है। इसलिए इस बार जो है वो राष्ट्रीय मुद्दों को ही चिन्हित किया जा रहा है, और फेस भी लगभग मोदी ही रहेंगे, जैसा कि हर चुनाव में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद यहाँ पर एक ही चेहरा सामने दिखाई दे रहा है, तो स्वाभाविक है कि उनके कार्य जो है उतने लंबे समय रहते हुए एंटी इनकम्बेंसी वाली स्थिति जो है वो बन जाती है। तो मोदी रहेंगे, और मोदी के कार्यों के साथ ही स्थानीय इकाइयां जो है अपनी नैया पार करना चाहती हैं, क्योंकि जो बड़े 3 मुद्दे थे, जो धारा 370 हटाना था, राम मंदिर बनाना था, पूरा अब कॉमन सिविल कोड की नागरिकता की बात हो रही है, तो इस हिसाब से जनता के बीच में ये मुद्दे काफी लुभावने लगते हैं, और ये लगभग पूरे भी हो रहे हैं। तो इस तरह से वो मोदी के जो मुद्दे, केंद्र के मुद्दे हैं, उसके सहारे राज्य की सरकारें भी अपनी नैया को पार लगाना चाहती है। अश्विनी जी, जयकरण जी बोलिए, जयकरण जी को सुन लीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। तो साहब, मैं पूछना चाहता हूँ, जो मुद्दा अभी हमारे भाई साहब ने कहा, क्या भारतीय जनता पार्टी यही जनता का मुद्दा मांगती है? इसी को ये मांगती है? काबल सिविल कोड जो अभी लाने का काम कर रहे हैं, आज देश की जो हालात है उस पर तो इसका कोई फोकस है नहीं। जब जनता इनसे सवाल पूछती है तो ये दूसरे कानून बनाने और बिगाड़ने का काम करते, ताकि जनता के मुद्दों से इनको सवाल हट जाना पड़े, सवाल न देना पड़े। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि सभी राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बार चुनाव में भाषण नहीं दे पाएंगे, उनके सवालों का, जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सच्चाई अब जनता को पता चल चुकी है। लगता है अश्विनी जी, स्थानीय मुद्दों पर कोई प्रतिक्रिया आपको हानि नहीं पहुंचाएगी, सारी प्रतिक्रियाएं फायदेमंद होंगी? त्रिशूल जी, देखिए, हम स्थानीय मुद्दे पर और राष्ट्रीय मुद्दे, मैंने दोनों कहा, हम लोग दोनों मुद्दों को लेकर जाएंगे, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है और जिन राज्यों में हमारी सरकार है वहां भी, और जहां नहीं है, जहां जनता को भ्रम फैलाया जा रहा है। अच्छी बात है, हर दल को चुनाव लड़ना चाहिए, अपने अपने चीजें होती हैं, लेकिन क्या अभी जयकरण जी ने जो चीजें कहा कि जनता के मन में भ्रम है, ये लोग भ्रम फैलाने का काम करते हैं, ये लोग स्वयं भ्रम फैलाने का काम करते हैं। अभी देखिए, देश में बहुत सी चीजें आई, हमारे एजेंडे में जो भी चीजें थी, हमारा 3 प्रमुख एजेंडा था, बाकी भी और थे, उसके साथ थे राम मंदिर, 370, और अभी जो हम लोग यूसीसी की बात कर रहे थे, एक देश एक कानून की बात। अभी हमारी 2 कसम हमारी पूरी हो गई है, तीसरी कसम बाकी है। नहीं, एक और राम वो मंदिर आपने बोल दिया, एक 370 और ये तीसरा यूसीसी कॉमन सिविल कोड। ठीक है। अभी उसमें 3 तलाक भी था, उसमें जो है सीए भी था, लेकिन ये प्रमुख जो हमारे थे, तो ये 2 हमारे पूरे हो गए बड़े वाले, और तीसरा अभी पूरा होने की बात है। अब देखिए, इन लोगों का कहाँ एक्सपोज होते हैं, मैं क्यों इसका नाम मुझे लेना पड़ा त्रिशूल जी, थोड़ा सा अलग हटके, क्योंकि कांग्रेस के लोग अब इन लोगों ने संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा, और सेकुलर शब्द पहले नहीं था, पंथ निरपेक्ष हमारा देश नहीं था, लेकिन सेकुलर जोड़ने के बाद जब हम सेकुलर कानून लेकर आ रहे हैं, तो सेकुलरिज्म की कलई खुल रही है इनकी, और उसका भी विरोध कर रहे हैं ये। इसलिए मैंने ये नाम लिया कि सभी जाति, सभी धर्म, सभी पंथ, स्त्री पुरुष, जो तीसरा जो एक और जो तीसरा जो है थर्ड जेंडर की बात हम करते हैं, हम सबके लिए लेके आए, वसीयत, वरासत, गोद लेना, सब चीज के लिए ये है। लेकिन उस सेकुलर कानून का भी कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस के हाथ में अब कुछ है नहीं। हिमाचल जीतने पर जो है ये लोग बड़ा वो करते हैं, 0.09% हम इनसे पीछे रहे, 36,000 वोट पीछे रहे हैं हम, वहां की जनता ने हमको नकारा नहीं। लेकिन जहां ये हारते हैं वहां की बात नहीं करते हैं। ये पश्चिम बंगाल में 44 से 0 हो गए, उसकी बात नहीं किया इन्होंने।
जिस तरीके से अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में 2% से नीचे वोट आ गया, वहां की बात नहीं किया इन्होंने, गुजरात की बात नहीं की, एकदम खत्म हो गए। लेकिन कर्नाटक में इनको जो मिला बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र में आप विजयी हुए, हम आपको सम्मान करते हैं। मैंने बधाई भी दिया उस दिन जिस चैनल पे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता थे। मगर जिस दिन कर्नाटक का चुनाव ये लोग जीते, उसके दूसरे दिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वहां लगने शुरू हो गए। वहां कौन कौन से कानून हटाए जा रहे हैं आप देखिए, क्या क्या हटाया जा रहा है, वहां क्या हो रहा है। आज वहां कंडीशनल सरकार वहां के लोग कह रहे हैं, कौन से वादे पूरे किए। हिमाचल जीतने के बाद 3 रुपए जो है आपने डीजल पेट्रोल में बढ़ा दिया, 3 रुपए बिजली का बिल 1 रुपए बढ़ा दिया वहां, और 3 रुपए कर्नाटक में बढ़ा दिया। ये है इनकी सरकार, और कहते हैं कि भारत सरकार जो है बड़ा पैसा बढ़ा रही है, बहुत चीजें कर रही है। तो ये हम लोग जनता को बताएंगे, इस बीच में जो हमारे अच्छे काम है हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे और उनको बताएंगे कि कांग्रेस की असलियत ये है और हम आपके लिए ये कर रहे हैं। जी अश्विनी जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि राम मंदिर का एजेंडा, और राम मंदिर के बारे में निश्चित रूप से आपके दूरगामी प्रयास और पूरी तरीके से आपके सार्थक प्रयास आप जुटे रहे, लेकिन उन्हीं सब के बीच में मैं आपसे कह रहा था शुरुआती दौर में कि हालिया मुद्दों पर, जैसे मान लीजिए 5 साल का विकास धराशायी हो गया और जो हालिया मुद्दे थे उन पर चुनाव पूरी तरह तितर बितर हो गया, आलू प्याज की कीमतों ने चुनाव में सरकार गिरा दी। तो क्या लगता है आपको कि ये आदिपुरुष जैसी फिल्में आपके शासनकाल में जो प्रसारित हो रही हैं, तो ये कहीं आपको लगता नहीं है कि आपकी जो विचारधारा है उसको कहीं उस एजेंडे को नुकसान है, और लोग जो पूरी तरीके से भर्त्सना कर रहे हैं, खुलकर भर्त्सना कर रहे हैं कि कम से कम राम भक्तों के राज में ऐसा दुष्कृत्य नहीं होना चाहिए था कि हमें ये देखना पड़े, लेकिन आपकी तरफ से कोई किसी तरह का कोई जवाब, कोई चिट्ठी, कोई कार्रवाई, कोई नोटिस कहीं देखने को नहीं मिला। तो दरअसल लोग ये भी जानना चाहते हैं, पीड़ा मेरी कोई अकेले की नहीं है, लोग जानना चाहते हैं कि ये शांति क्यों है, और क्या लगता है कि महज शांति रख लेने से ये सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी क्षण भर में? समाप्त नहीं होंगी। देखिए यही देश है जिसने केरला फाइल्स को, केरला स्टोरी को नकारा है, उसकी कितनी भर्त्सना की है। यही देश है जिसने कश्मीर फाइल्स को किस तरीके से पाखंड और बताया कांग्रेस के लोगों ने और अन्य विरोधी दलों ने। इसमें आप ये देखिए, आदि पुरुष में अगर कोई कमियां हैं तो सारे संगठन के लोग और सारे लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अगर जनता का विरोध ऐसे ही जारी रहा तो हम लोग कार्रवाई करेंगे उस पर, या बदलाव करने की मांग। कार्रवाई का मतलब ये नहीं होता है कि हम बंद कर दें, हम उस पर कहेंगे बदलाव करिए। और जो उसके निर्माता निर्देशकों ने कहा है कि जो डायलॉग जनता को पसंद नहीं आ रहे हैं हम बदल लेंगे, उनका बयान आ गया सार्वजनिक रूप से, कई चैनलों पर आ गया है। तो इसमें इंतजार करना चाहिए। देश एक्चुअली क्या हो रहा है त्रिशूल जी, आजकल देश के राजनीतिक दलों के लोग आज मुद्दा विहीन हो गए हैं, मुद्दों की का दिवालियापन है, तथ्य नहीं होते हैं। इस वजह से ये इस तरीके की चीजें लोग भ्रम फैलाते हैं और भ्रामक जानकारियां देते हैं। मैं कहता हूं कि एकदम जिस तरीके से जज बन गए, अभी देखिए पहलवानों का केस आया, जज बन गए, फांसी दे दो, गिरफ्तार कर लो, जो भी करो, क्या आया? अभी जो न्यायालय में प्रक्रिया है उसकी जांच पूरी हो रही है, जांच आ जाने दीजिए। अभी ईडी और सीबीआई के मुद्दे पर ये लोगों ने क्या किया है, देखिए 10 राज्यों में इस तरीके का ये लोग कर रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। इन लोगों ने अपने अपने यहाँ एक जारी किया है कि बगैर हमसे पूछे कोई ना आए। ये स्थिति आज इन लोगों ने कर दिया। 14 लोग जिनके पार्टी में सभी जो पकड़े गए हैं भ्रष्टाचारी और जो गुनाहगार हैं, आरोपी हैं, वो पूरी पार्टियां गई थी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने करारा थप्पड़ मारा कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, आप लोग वापस जाइए, अपना काम करने दीजिए एजेंसियों को। लेकिन बिल्कुल कहीं ना कहीं जो चुनाव है, चुनाव को लेकर निश्चित रूप से एक अभी जो बना हुआ है कि बीजेपी जो लोकल मुद्दों पर और राष्ट्रीय मुद्दों पर फोकस करना चाह रही है, तो हिमाचल और कर्नाटक के नुकसान को भी बीजेपी को ध्यान रखना होगा। और सबसे बड़ी बात कि हिमाचल और कर्नाटक में जो नुकसान हुआ है, दोनों अलग अलग तरह के नुकसान हैं। हिमाचल में ओपीएस को लेकर लगातार कांग्रेस बात करती रही, लोगों की ये उम्मीद थी कि बीजेपी कहीं इस मुद्दे पर
अपना कोई स्पष्टीकरण देगी, लेकिन बीजेपी ने उचित नहीं समझा स्पष्टीकरण देना और उसका खामियाजा हुआ कि बहुत कम अंतर से बीजेपी को सत्ता हिमाचल में गंवानी पड़ी। इसके बाद वही हाल कर्नाटक का, जहां मुख्यमंत्री तो बदला गया लेकिन जो करप्शन का मुद्दा था वो बिल्कुल बीजेपी के सामने खड़ा रहा और बीजेपी ने उस पर कोई स्पष्टीकरण देना उचित नहीं समझा और शायद ये नुकसान बीजेपी को हुआ। तो अश्विनी जी, आप देखिए कि हिमाचल में, मैं आपको हिमाचल के चुनाव का परिदृश्य बता दूं कि वहाँ पर लोग सिर्फ इतना चाह रहे थे, जो आप कह रहे हैं ना बहुत मामूली सा नुकसान हुआ है और इस मामूली से नुकसान से सत्ता चली गई। स्पष्टीकरण लोग चाह रहे थे कि क्या आप बोलना चाहते हैं, आप अगर मना भी करते ना तो लोग सुनते समझते, लेकिन आपने बिल्कुल उसको गायब कर दिया। अगर आप ये कहते कि ये देश हित में नहीं है या ये राजस्व हित में नहीं है या इसके इतर हम ये कर सकते हैं, इन योजनाओं को प्रभावशाली बनाएंगे जिससे इस तरह की जो कमियां हैं उसको पूरा करने का प्रयास किया जाए, वहाँ आप नहीं बोले और ये बहुत छोटा सा नुकसान आपको सत्ता से वंचित कर गया। यही हाल कर्नाटक में हुआ। मैं एक बार दोनों राज्यों का विश्लेषण आपको बता देता हूँ, फिर आप। कर्नाटक में यही हुआ कि लगातार पेटू सीएम और भ्रष्टाचार 40% के मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर रही और वहाँ पर स्थानीय स्तर पर भी ये मुद्दा था, लेकिन आपने उस पर बिल्कुल भी बोलना उचित नहीं समझा और ये दो कारण थे जहाँ पर दो राज्य बीजेपी को अपने हाथ से खोने पड़े। तो स्थानीय मुद्दों पर अगर आप नहीं बोलेंगे तो स्थानीय मुद्दों पर चुनाव कैसे लड़ेंगे? आपने दोनों जगह स्थानीय मुद्दों पर नहीं बोला। त्रिशूल जी, देखिए ऐसा नहीं है कि हमने ओपीएस की बात नहीं की, हम एनपीएस लागू कर चुके हैं और एनपीएस देखिए जनता को लुभावने नारे और लुभावने वादे कांग्रेस कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश में बहुत लोग समझदार हैं इस समय जो सोचते हैं कि किस चीज के दूरगामी परिणाम होंगे, किसके नजदीकी परिणाम होंगे। अगर एक आदमी देश को हमारा, मैं एक उदाहरण देकर आपसे बात करना चाहूंगा। यही कांग्रेस की सरकार थी और नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री हुआ करते थे। $6 मिलियन के लिए ये लोग आईएमएफ के पास पहुंच गए थे और आईएमएफ की शर्त माननी पड़ी थी इन लोगों को। ये उदारीकरण के ये लोग पोषक नहीं थे, लेकिन उदारीकरण कराया गया इनसे जबरी। 6 मिलियन के आईएमएफ के कर्जा के लिए। त्रिशूल जी, आपको आंकड़े देने की जरूरत नहीं, आप बहुत प्रबुद्ध इंसान है, आपके पास सारे रहते हैं। लेकिन आज वही देश है जो $600 अरब का एक अपने पास लगभग विदेशी रिजर्व रखे हुए है। ये फर्क है देश में। इस तरीके से ये लोग भ्रम फैलाते हैं कि 55 लाख करोड़ जो का कर्जा था, अब 100 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ा है। भाई, जितना कर्जा अगर बढ़ा है तो आज उस पर क्या बोल रही है संस्थाएं, आईएमएफ क्या बोल रही है, वर्ल्ड बैंक क्या बोल रही है, उसको भी सुनिए। कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, कितनी चीजें बढ़ी हैं, जो विकास हो रहा है यहाँ। भारत उसमें उस कर्ज को चुकाने में सक्षम है, लेकिन नहीं, ये भ्रम फैलाते हैं। यही ओपीएस और एनपीएस की बात हुई। अब आज देखिए एक उसकी मैं बात करूंगा, राजस्थान सरकार की। राजस्थान सरकार ने 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात, अच्छी बात है, जनता को मिलना चाहिए, 12 सिलेंडर दे रहे हैं। लेकिन याद कीजिए, वही प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया, कितने करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ दिया, आह्वान पे छोड़ा। ये नहीं है कि जबरदस्ती किसी का हटाया गया था। आज वही सब्सिडी 500 रुपए वो देना शुरू कर दे रहे हैं। तो ये एक तरफ एक भाई अगर कमा रहा है, दूसरा भाई लुटा रहा है, तो ये चीजें जो है जनता को समझ में आती हैं और हम वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम देश को मजबूत कर रहे हैं और यहाँ पर जो हम कमा रहे हैं उसको लुटाकर सरकार बनाने की जुगत में लोग हैं। जो बेरोजगार लोग हो चुके हैं वो सरकार बनाने के जुगत में है। ये स्थितियां आज बनी हुई हैं देश में। कर्नाटक की मैं आप बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा। बीच में एक बात बीच में जोड़ लीजिए, थोड़ा सा जोड़ लीजिए। शाही जी, बुरा मत मानिएगा, अगर आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि बुरी जैसी कोई बात मैं कह नहीं रहा हूँ आपसे। तो क्यों बुरा मानूंगा सर? आपकी बात जो है, आप तो एक अच्छे प्रस्तोता हैं, आपका जवाब देना मेरा कर्तव्य है। देश में 14 प्रधानमंत्रियों ने 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया। अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 लाख करोड़ का कर्ज कर देते हैं 9 साल में।
तिगुना 155 लाख करोड़ कर्ज अभी वर्तमान में है। तो दरअसल जनता को इतनी बड़ी बातें कहाँ समझ में आती है। उसका चूल्हा जल जाए, उसकी चिमनी में केरोसिन हो, उसके आप समझिए उसको नॉन तेल मिर्ची का जुगाड़ पता है, उसको इतना 155 लाख करोड़ का गणित नहीं पता है। लेकिन क्या है, जनता को जब बताया जाता है ना तो जनता आंकड़े देखती है कि जनता से कोई कांग्रेस कह दे, मान लीजिए कोई भी कह दे, आपका दुश्मन मतलब आपके सामने खड़ा विपक्षी कोई भी कह दे कि भाई 14 प्रधानमंत्री 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा किए देश पे, लेकिन अकेले 9 साल में एक प्रधानमंत्री ने 100 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया और कर्जा बढ़ के 155 लाख करोड़ हो गया। तो वो आंकड़े हमारे पास जवाब है, आंकड़े हैं, पूरा हम तथ्यों के साथ मैं बात कर रहा हूं आपसे, आपके सामने मैं अनर्गल प्रलाप नहीं करता हूं। 9 आप 14 प्रधानमंत्रियों की बात कर रहे हैं। देश की जीडीपी देख लीजिए कितने लाख करोड़ की थी, आज कितने लाख करोड़ की है। जनसंख्या कितनी थी, आज कितनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले कितना था। लोग ये भी कहते हैं, बताइए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, आपका सवाल जो परिसीमन हुआ नहीं, उनकी सीटें बनवा दी संसद सदस्यों की, और हमारे नॉन तेल मिर्ची का जुगाड़ नहीं कर रहे हैं, उनकी सीटें बनवा दे रहे हैं। अब बात तो जाने दीजिए त्रिशूल जी, आजकल जो है आप, हमको लगता है कि भगवंत मान जी को आपका चैनल ज्यादा समय दे रहा, भाजपा को कम दे रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सुना है उनको एएनबी से आप ये धारणा मानिएगा भगवंत मान जी थे, अभी कुछ आवाज आ रही थी आपको इस चैनल से मेरा दावा है, इस चैनल से आपको सबकी आवाज सुनाई देगी, इस चैनल से कोई एक आवाज सुनाई नहीं देगी। मैं आपको जयकरण जी सुन लीजिए, मैं आपका जवाब दे रहा हूं, आज मैं जवाब दे रहा हूं, आपका जवाब दे रहा हूं। इस चैनल से, एएनबी से मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, हर एक आवाज सुनी जाएगी, एक आवाज नहीं आएगी। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले आप 24 घंटे रहा कीजिए, आप 24 घंटे रहा कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगे, योगी आदित्यनाथ को सुनेंगे, भगवंत मान को सुनेंगे, अरविंद केजरीवाल को सुनेंगे, ममता बनर्जी को सुनेंगे, केसीआर को सुनेंगे, सबको सुनेंगे भाई, सबको सुनेंगे। आप सुन लीजिए, आप देखिए, आप बोल रहे हैं मेरी बात, मैं स्टूडियो में नहीं हूं सर। अभी मैं एक टेलीविजन चैनल मेरे सामने चल रहा, वहां योगी जी जो है लाइव अभी बोल रहे थे, उनका आपके यहाँ नहीं सुना हमने, लेकिन मान साहब को सुन रहे थे, इसलिए मैंने कहा अब मेरे अपनी बात का जवाब ले लीजिए, डिरेल नहीं करेंगे। नून, तेल और लकड़ी की जो बात आप कर रहे हैं एकदम जरूरी वो भी है, लेकिन वो भी जरूरी है कि जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने बताया कि एके एंटोनी साहब इस देश के रक्षा मंत्री होते थे, वो ये कहते थे कि अगर हम सीमा पर सड़क बना लेंगे तो चाइना हमारे घर में घुस आएगा, बुरा मान जाएगा। आज हमने उसके घर में सड़क बना लिया, दौलत बेग ओल्डी से उस पर नजर रख रहे हैं, लेकिन उस पर भी भ्रम फैलाया जा रहा है। कांग्रेसी एक बार भी नहीं कहते हैं कि कितने हजार वर्ग मीटर जमीन दान कर दिया, लेकिन ये जरूर कहते हैं, जयकरण जी आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। पवन कुमार साहब थे, उन्होंने कह दिया कि घर बन गया है, कोई दया नहीं है। आ रहा हूँ मैं जयकरण जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। मैंने कहा तो है, विश्वास दिलाया तो है, सबकी आवाज सुनी जाएगी एएनबी से, एएनबी से हर आवाज आई। सुन लीजिए, अश्विनी जी को सुन लीजिए, अश्विनी जी को सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ जयकरण जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास, सुन लीजिए एक बार। भाई आप समझ नहीं रहे, क्या मतलब हम लोगों का बैठकर यहाँ पर, तो आप मत बैठिए, कमाल कर रहे हैं आप, जबरदस्ती थोड़ी है कोई किसी की। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आ रहा हूं, इनके बाद 45 मिनट में आपने कितना समय किसको दिया, आपको बताइए। इसको इस तरह बिठाना है तो मत बिठाइए आप। भाई देखिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए आप सुनिए, ये आपको यहाँ 1 घंटे में चुनाव नहीं हो रहा है, 1 घंटे में चुनाव नहीं हो रहा है यहाँ पे हार जीत नहीं हो रही है। अपनी अपनी बातें रखिए आपका सवाल, आप सवाल करते, वो सवाल मैंने कर दिया। चलिए बताइए, बोलिए, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए इनको, सुन लीजिए जनता तरस है, हम भी तरस है। हाँ चलिए सुन लीजिए, बोलिए बताइए क्या कहना चाहते हैं। साहब मैं ये कह रहा था, त्रिशूल साहब भारतीय जनता पार्टी के साथी का अभी इन्होंने आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज दी, उस पर आपने चर्चा नहीं। इन्होंने साफ कहने का काम किया कि जनता के मुद्दे इनके मात्र 3 हैं, इनका एक
सीसी है, 370 है और मंदिर है। इसके अलावा जनता के लिए इनके पास कुछ नहीं है। इनका मुद्दा रोजगार नहीं है, इनका मुद्दा किसानों को सुविधाएं देना, उनको आय दुगनी करना इनका नहीं है। इनका मुद्दा महिलाओं को न्याय देना, महिलाओं को कम पैसे में सिलेंडर देना, इनको रोटी रोजी कपड़ा मकान का इनका मुद्दा है ही नहीं है। इन्होंने साफ कहने का काम किया। और अभी आज पुरुष की बात कर रहे थे, आज पुरुष का विरोध, आज कल मैं किसी चैनल पर बैठा था, वहां उन्होंने कहा आज पुरुष का विरोध नहीं होना चाहिए। मैंने पूछा क्यों नहीं होना चाहिए? उन्होंने कहा कि मनोज शुक्ला मुंसिफ जी ने एक ट्वीट किया था मोदी जी के साथ खड़े होकर और धन्यवाद देने का काम किया था कि बिना समय मांगे उन्होंने मुझे 45 मिनट समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस माननीय मोदी जी को युग पुरुष बताते हुए उन्होंने कहा था हम उनकी प्रेरणा से करने जा रहे हैं, ये किया है, ऐसा करते रहेंगे। आज अगर जो आज पुरुष का विरोध होता है तो क्या यह माना जाए, भारतीय जनता पार्टी ये मानेगी या समझाएगी कि आज पुरुष का विरोध करना माननीय मोदी का विरोध होगा? और अगर जो भाई माननीय मोदी का विरोध होगा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके दिशा निर्देशन पर, देख रेख पर मुंसिफ साहब ने, शुक्ला जी ने पिक्चर बनाई है, तो भाई वो विरोध तो मेरे जैसे लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो झूठ बोल सकते हैं, भगवान का अपमान कर सकते हैं, मैं भगवान का अपमान भी नहीं कर सकता। भाजपा के लोग अपमान कर सकते हैं, मैं तो एक भक्त हूं, अपने देवी देवताओं आराधना सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित रहना चाहता हूं। उनके किसी भी टीका टिप्पणी में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि माननीय मोदी जी ने आदेश दिया है उनको पिक्चर बनाने के लिए, उनको सहयोग करने के लिए। और मोदी जी का विरोध होगा तो देश का विरोध ये लोग बताने लगेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं तिरुताल साहब, इनसे पूछिए ये छत्तीसगढ़ में किस हिसाब से विरोध करने का काम करेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इनकी जमीन खसक चुकी है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में जो इनके पास सब कुछ था, कुछ उन्होंने किया नहीं। वहां पर कितने घोटाले हुए, जनता त्रस्त है। सिर्फ इनके पास एक है, विधायकों की खरीद फरोख्त कैसे कांग्रेस की सरकार को पुनः गिराया जाए, उसकी तैयारी माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं फिर आपसे कह देना चाहता हूं, माननीय मोदी जी के झूठ के घड़े फूट चुके हैं। इनका झूठ सर से ऊपर हो चुका है। अब नेता अभिनेता ही नहीं, गांव देहात की जनता माननीय मोदी जी के भाषणों से तंग आकर के अब वो कांग्रेस सरकार या उनके सहयोगियों की सरकार अपनी सरकार बनाना चाहती है। उन्होंने कह दिया कि अब आप चाहे जो कानून लाइए। इतना ही नहीं, अगर जयकरण वर्मा के लेकर के जनता के मुंह पर ताला लगाने का कानून बना दीजिए, तब भी भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार को जाना तय है। आपको कोई बचा नहीं सकता। ठीक है, प्रबल सक्सेना जी, मैं आ रहा हूँ। अश्विनी जी, प्रबल सक्सेना जी जवाब ले लूंगा आपका। प्रबल सक्सेना जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? प्रबल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, चलिए अश्विनी जी जवाब दे दीजिए। देखिए पहले क्या होता था कि जयकरण जी थोड़ा धीरे धीरे बोलते थे, फिर क्या हुआ, हिमाचल जीते, कर्नाटक जीते। अब क्या हुआ, देखिए हमारे लिए कितनी सुंदर स्थिति है। इधर से आप आरोप लगा रहे हैं, इधर से वो आरोप लगा रहे हैं, कितना सुंदर दृश्य है। अब कभी कभी तो ऐसा लगता है एक पार्टी आरोप लगाती है तो वो चैनल दायरे में आ जाता है कि भैया एक जगह है, लेकिन हम पे दोनों आरोप लगा रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है, इसका मतलब हम ईमानदार हैं। अब आप बोलिए, आप बोलिए। अब आप बोलिए। आरोप नहीं लगाया, मेरे कानों में जो आवाज पड़ी, मैंने कहा आप मुझे कहें जो है थोड़ा सा बोलने का समय हमको भी दे दीजिए। मैंने निवेदन किया था, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। हम आप सब लोग जो है यहाँ बैठकर निष्पक्षी रहते हैं, हम अपने काम करते हैं, जयकरण जी अपना काम करते हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं। एक सर्वे आया था, अभी एमपी की बात जयकरण जी ने की, मुझे सर्वे याद आ गया। एक अभी कुछ ही दिन पहले सर्वे आया है जिसमें ये पूछा गया कि इस 18 महीने के कांग्रेस की सरकार के बाद शिवराज सिंह का कार्यकाल कैसा रहा। तो 31% लोगों ने सर्वश्रेष्ठ बताया, 40% लोगों ने संतोषजनक बताया, यानी कि 71% लोगों का अभी भी समर्थन प्राप्त है। 26% लोगों ने कहा कि नहीं, खराब था। तो हम 26% को निकाल देते हैं, 4% ने कोई राय नहीं दी, 3% ने, तो उस चीज को हम नहीं मानते। फिर भी 71% लोग शिवराज सिंह जी से खुश हैं। शिवराज सिंह जी की जो योजनाएं हैं, लगभग 1 लाख किलोमीटर से ऊपर की सड़कों का जाल उन्होंने बिछाया है, स्टेट हाईवेज का। औद्योगिक गलियारों के लिए काम किया है। 13,000 शिक्षक भर्ती पर काम चल रहा है। सिंगरौली में हवाई पट्टी बनवा रहे हैं।
लाडली लक्ष्मी योजना कितनी पॉपुलर योजना उनकी थी, बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। तो ये सब काम जो है हम अपने वहां के मुद्दे पर जो काम किया है उन्होंने, सीमेंट उद्योग, इस्पात उद्योग बेहतर चल रहे हैं वहां। 104 अरब डॉलर का निवेश की योजनाएं वहां बनी है, काफी निवेश आना शुरू हो गया है। तो ये मध्य प्रदेश की जो सरकार है, मध्य प्रदेश में स्थानीय मुद्दे यही सब हैं। अभी देखिए, एक परसों की बात है, कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को पट्टा बांधकर और उसे कुत्ते की तरह व्यवहार कराया और 1 घंटे के अंदर उन अपराधियों की गिरफ्तारी की बात हो गई और उनके जो अवैध घर बने हुए थे उनको गिराया गया। तो कानून व्यवस्था भी बेहतर कर रहे हैं। वहां भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी का एक प्रभाव हो गया है कि बस एकदम अब बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। तो कानून व्यवस्था भी सही है। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा। एक बात और कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैंने गैस की बात छेड़ी थी त्रिशूल जी। मैं ये कहता हूं कि 108 रुपए पेट्रोल है, डीजल है, वहां पेट्रोल है, वहां पर 28-30 रुपए का टैक्स गवर्नमेंट ले रही है। उसमें 10 रुपया 15 रुपया क्यों नहीं घटाकर 100 रुपए से नीचे ले आते हैं ये लोग? वहां नहीं लाएंगे, लेकिन सरकार के ऊपर बोझ 750-800 करोड़ का जो सब्सिडी का बोझ पड़ा है, जो कि एक आवाज पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने छोड़वाया था, वो प्रदेश सरकार पर बोझ पड़ा। हाँ, जनता को आराम मिला, मैं कह रहा हूं, मिला है जनता को आराम। और सरकारें अगर सरप्लस फंड रहे, आपका प्रदेश जो है लाभ में रहे, आप देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है, जनता के हित में काम करते रहिए जी। तो अभी भी ऐसी कई बीजेपी सरकारें हैं जो कर्ज में डूबी हुई हैं राज्य की, तो क्या वहाँ सरप्लस फंड क्यों नहीं हो पाया? ये सवाल नहीं खड़ा हो सकता? कहीं नहीं दिया, हमने लोक कल्याण की योजनाएं चलाई हैं। इस तरीके से एक दूसरे के उसमें फ्रीबीज की बात अगर कर रहे हैं, भाई एनपीएस और एनपीएस हम चला रहे हैं, ओपीएस चलाने की इनको क्या था कि हम अपनी योजना ही चलाएंगे। अच्छी बात है, कुछ लोग संतुष्ट होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। हम लोग एक तरीके से देश को मजबूत करने का, मैंने एक बहुत बड़ी बात कही त्रिशूल जी, आप जैसा आदमी उसको इग्नोर कर गया कि 6 मिलियन डॉलर के कर्ज के लिए आईएमएफ के सामने ये लोग गिड़गिड़ा रहे थे। आज 600 मिलियन डॉलर से 600 अरब डॉलर का जो है आज यहाँ पर वो पड़ा हुआ है। नहीं, ये तो आप तो आज उस समय से देश का बड़ा फर्क है। आज इसी देश के उसी प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जी सलाहकार हुआ करते थे चंद्रशेखर जी के, सोना गिरवी रखवा दिया। देश की अर्थव्यवस्था 15 दिन का व्यवस्था था, हालात हमारे दूसरे देशों की तरह से श्रीलंका टाइप हो गया था। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज हम अपने 80 करोड़ लोगों को राशन भी दे रहे हैं। आज हम जो योजनाएं चला रहे हैं, अभी ये बांट रहे हैं ना गहलोत जी, उन्होंने कहा था कि इतने सब्सिडी जो है 1 मिनट के जो है वीडियो से कम टाइम में सबके खाते में चली गई। जब जनधन अकाउंट में ही गई है डीबीटी के माध्यम से, खाते किसने खुलवाए? विरोध किसने किया? जनधन अकाउंट का विरोध इन लोगों ने किया था जी। ठीक है, जयकरण जी। देखिए त्रिशूल साहब, भाजपा के साथी बड़े ही चालाकी से कैसी कैसी बातें कर रहे हैं जो जनता से कहीं से उसका वास्ता ही नहीं। अगर जो वास्ता होता तो इनका ये कहना है कि ये विश्वगुरु भी हैं और सदन में कहने का काम करते हैं कि 80 करोड़ लोगों को अगर जो मुफ्त का भोजन ना दे तो जनता यहाँ रह ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसका पेट भर नहीं पाएगा। तो कैसा विश्वगुरु? एक तरफ ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 9 सालों की सरकार में इन्होंने देश में बहुत तरक्की की है, दूसरी तरफ ये गिनवाने में असफल हो जाते हैं कि रोजगार हमारे नौजवानों को क्यों नहीं मिल पा रहा, नौकरियां आप कम क्यों कर रहे हैं, नौकरियों का सिस्टम आपके सरकार में बंद होता क्यों चला जा रहा है, किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हो रही है। आपने अगर देश की तरक्की की है तो देश में तरक्की करने का काम सिर्फ अडानी को आपने करने का काम किया है। देश की जनता के 5 लाभ आप बताइए जिससे जनता को लाभ हुआ हो। आपने तो अडानी को नंबर 2 पर ला दिया, नंबर 1 पर ला दिया और मोदी साहब को देश विदेश भ्रमण करा दिया, लंबी लंबी जहाजें बिठा दी। ये मानती है, जनता भी जानती है कि आपके पास बहुत है, जनता ये भी जानती है कि जनता का घर बना या नहीं बना, लेकिन आपका हर पूरे भारत देश में हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय चमचमाता हुआ जरूर बन गया है। आपने जो झोपड़ियों को उजाड़ कर करके और थालियों को फेंक कर करके जो कार्यालय बनाने का काम किया है, इसी का बदला जनता लेने जा रही है। यही जनता जान चुकी है। अब देख लेगी जनता, चुनाव में तय कर लेगी कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, कौन ज्यादा जिम्मेदार है, कौन बिल्कुल गैर जिम्मेदार है। ठीक है, जनता जान लेगी। समय समाप्त हो रहा है। अश्विनी जी, जयकरण जी, प्रबल जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए।
जनता जान लेगी कि कौन जिम्मेदार है, कौन गैर जिम्मेदार है। चुनाव इसीलिए है, लोकतंत्र इसीलिए है कि जनता निर्णय कर पाए, न्याय कर पाए कि आखिर जिम्मेदारी अब आगे किसको दें। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए AN न्यूज़।